हाय फ्रेंड्स, ये पार्ट 8 ऑफ द पीआईक्यू सीरीज जो हम साइंस की पीआईक्यू कर रहे हैं और साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक्स भी हमारे काफ़ी उसके बाद क्लियर हो जाते हैं। ऑलमोस्ट आसपास की जो चीज़ें होती हैं पूरा हम गो थ्रू कर ही लेते हैं और कोशिश भी करते हैं कि जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसको रिवाइज भी कर ले। जो भी उससे रिलेटेड टॉपिक अगर टच हो जाता है तो डेफिनेटली वी गो थ्रू दैट। तो चलिए पहले क्वेश्चन में आते हैं, रेफ्रिजरेशन हेल्प इन फूड प्रिजर्वेटिव बाय। अब आप कोई सामान, कोई जो खाने पीने की चीज़ होती है आप रेफ्रिजरेटर में डाल देते हो, फ्रिज में डाल देते हो ना, बोलते हो कि लंबे टाइम बाद कब यूज़ करेंगे, तो बेसिकली आप बोलते हो कि नहीं यार सड़ेगा नहीं है, उसका सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाता है। लेकिन आप फिर भी अगर देखो कि आप किसी चीज को आप साल भर फ्रिज में डाल के देखो, आप निकालोगे तो वो सड़ा हुआ ही मिलेगा, क्योंकि उसकी भी अपनी एक सेल्फ लाइफ है। ऐसा नहीं कि आप उसको सालों साल पड़े रहने दो, और नहीं, उसका भी एक जो होता है ना कि क्या बोलते हैं, टू अ सर्टेन एक्सटेंट उसका बायोलॉजिकल रिएक्शन उसके अंदर रोक सकते हो, स्लो डाउन कर सकते हो, लेकिन बायोलॉजिकल रिएक्शन तो उसके अंदर हो ही रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो फ्रिज के अंदर जब हम सामान रखते हैं कोई भी, तो उसका हम सेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं। कैसे? बाय रिड्यूसिंग द रेट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन। उसके अंदर जो रिएक्शंस होते हैं ना, बायोलॉजिकल रिएक्शन जो हो रहे होते हैं, वो ओपन एयर में ज्यादा फास्ट होते हैं। लेकिन जब हम उसको रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं तो उससे जो उसके ऊपर जो बैक्टीरियाज होते हैं फिर अदर जो भी हो, उसका ग्रोथ थोड़ा रुक जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, बाकी एंजाइम एक्शन हम नहीं खत्म कर पाते, सो दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दैट्स व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर हियर। चलिए, Which of the following is of acid is used in the manufacturing of the baking powder? देखो इसका एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड आंसर मालूम है कहां मिलेगा आपको? इसका वर्ड बाय वर्ड आंसर आपको मिलेगा एनसीईआरटी के अंदर, सीधा आपको मिलेगा। उसका आंसर है टार्टरिक एसिड। अब टार्टरिक एसिड का नाम आ गया है तो भाई उससे पहले हम बाकी के कुछ एसिड भी देख लेते हैं कि भाई बाकी के एसिड का क्या रोल है। यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड हमें कहां मिलेगा, लैक्टिक एसिड कहां मिलेगा? तो देखिए ऑक्जेलिक एसिड हमें मिलेगा भाई हमारा टमाटर में। ठीक है, उसके बाद टार्टरिक एसिड हमें टैमरिंड में मिलता है, लैक्टिक एसिड हमें दही में, कर्ड में मिलता है। उसके बाद लेमन में हमें सिट्रिक एसिड मिलता है। एंड स्टिंग हो गया, फिर अपना नेटल स्टिंग हो गया, जो नेटल लीफ का मतलब अगर आप पत्ते को थोड़ा सा भी करोगे, खरोच वरोच लग गए आपको, तो उसकी वजह से मिथोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर वैसे टार्टरिक एसिड है। अब बोलो भाई कैसे, जरा इसको समझ लेते हैं, बिकॉज हम यहाँ पे बेकिंग पाउडर के ऊपर काफी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। बेकिंग पाउडर के ऊपर ही क्वेश्चन पूछते हैं, इसका फॉर्मूला बताओ। पहले बेकिंग सोडा का बोलते हैं, फिर बेकिंग पाउडर का भी कभी कभी बोल देते हो लोग। ठीक है, चलिए तो बेकिंग सोडा से शुरुआत करते हैं। इसकी बेकिंग सोडा की फॉर्मेशन कैसे होगी, कितनी बार तो ये रिएक्शन देते हैं। एक और क्वेश्चन आपको बताता हूं मैं, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने 4 कंपाउंड दिए थे। सुन लो, 4 कंपाउंड उन्होंने दिए थे और बोला था कि इनमें से क्लोरीन किसमें यूज नहीं हुआ है। चारों कंपाउंड के मैं नाम लिख देता हूं आपको। मैं पहले कंपाउंड का नाम लिख रहा हूं मैं, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, दूसरे का लिखता हूं बेकिंग सोडा, तीसरे का लिखता हूं पाउडर, बेकिंग पाउडर, और चौथा लिख देता हूं यहां पे मैं जिप्सम लिख दो। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिप्सम ले लो या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस ले लो। ठीक है, ये 4 कंपोनेंट उन्होंने लिख दिया और बोला कि किसके अंदर भाई यूज नहीं हो रहा, तो जिप्सम के अंदर यूज नहीं हुआ, बाकी तीनों के अंदर यूज हुआ है। क्लोरीन का यूज यहाँ पे हुआ। इस तरह के क्वेश्चन जब वो बनाते हैं तो फिर डिफिकल्ट नहीं होता, वो थोड़ा सा हमें बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है। डिफिकल्ट तो वैसे कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्ट से लोग क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं। अब यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला कितनी बार पूछा उन्होंने? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं इसे। ठीक है, विच इज नॉट सॉल्युबल इन द वाटर, एक तरह से नॉट मोर सॉल्युबल इन द वाटर होता है, मतलब एक तरह से झाग बन जाती है इसकी। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे बेकिंग सोडा। देखिए बेकिंग सोडा भाई हमारा जब सॉल्ट और वाटर और यहाँ पे अमोनिया का रिएक्शन होगा, यू विल गेट द अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द बेकिंग सोडा। ये तो हमें मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं भैया, हमें यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेकिंग सोडा में मिल गया। कितनी बार रिएक्शन में पूछेंगे, कितने बार फॉर्मूला पूछते हैं कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बता। आई थिंक इससे पहले बेकिंग सोडा आ भी चुका होगा, फॉर्मूला मैंने करा भी दिया होगा। तो ये दिमाग में रखना, NaSO3 या सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, ये भी लिखते हैं कभी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट भी लिखते हैं कभी कभी। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि सोडियम कार्बोनेट तो मिल गया यहां पे। अब जरा बात करते हैं, 2-3 चीजें इसके साथ क्या बनेगी। जब इसको आप हीट करोगे, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप हीट करोगे तो यू विल गेट द सोडियम कार्बोनेट एंड यू विल रिलीज द CO2 गैस विल रिलीज। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन कहां से आता है? क्वेश्चन कहां से आता है कि जो NO2CO3 यहां पे रिलीज हुआ है, ठीक है, ये बाद में और कहां यूज होगा भाई? ये जो Na2CO3 रिलीज हुआ है, दैट इज कैन बी ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग द वॉशिंग सोडा, फॉर मेकिंग द
वॉशिंग सोडा। तो अब दिमाग में ये बात रखो कि वॉशिंग सोडा के अंदर भी हम क्लोरीन का यूज कर ही रहे हैं। किसके अंदर यूज करें, क्योंकि देखिए बना कैसे NaSO3 बना कैसे, विद द हेल्प ऑफ द NaCl NH3, मतलब इन सबके कॉम्बिनेशन के बाद बना है ना NaSO3। इसको जब हीट करें तो क्या मिल रहा है, Na2CO3। तो Na2CO3 इज वन ऑफ द फॉर्मूला, इट्स अ फॉर्मूला फॉर द वॉशिंग सोडा 10H2। इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। आप बोलते हो ना कि वॉशिंग पाउडर जो आप देखोगे तो थोड़ा सा वो होता है, अब उसके अंदर ह्यूमिडिटी, एक तरह क्या बोलते हैं उसको, गीलापन रहता है, बिकॉज ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज देयर। तो दिमाग में ये भी रखना कि वॉशिंग सोडा के अंदर भी क्लोरीन का यूज होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भाई बेकिंग सोडा का यूज कहां हो रहा है, बेकिंग सोडा का यूज हम लोग यहाँ पे चीजों को क्या बोलते हैं, फ्लफी बनाने के लिए करते हैं। उसके अंदर जो अपना क्या बोलते हैं वो निकलता है ना CO2 जो प्रोड्यूस होता है, दैट मेक द सब्सटेंस फ्लफी। ओके, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ये आपका जो अभी पूछा है उसी की बात कर रहा हूं। ये है आपका NaSO3 दैट इज बेकिंग सोडा। इसमें जब आप H+ ऐड करो तो बोलोगे H+ क्यों ऐड किया, H+ है क्या। तो कभी भी अगर H+ लिखे तो उसका मतलब समझ लेना एसिड को सिग्निफाई कर रहा हूं वहां पे, और OH- किसको कर रहा है, बेस को कर रहा है। तो यहाँ पे H+ मतलब कोई तो भी एक एसिड है, तो उन्होंने क्या लिखा, फॉर मेकिंग द बेकिंग पाउडर द मिक्सचर ऑफ द बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड द माइल्ड एडिबल एसिड सच एज द टार्टरिक एसिड। तो उन्होंने H+ मतलब अभी टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला आप लिख लो, एंड व्हेन द बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड इट विल गेट द आपको CO2 H2 और सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड आपको मिलता है। तो CO2 जो यहाँ पे जनरेट होता है, तो CO2 का यूज किया भैया, ये CO2 आपको स्पॉन्जी बनाता है, सॉफ्ट बनाता है। तो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि बेकिंग सोडा जब आप यूज करते हो वो किस लिए यूज करते हो, पर्पज उसका वही है कि आप उसको ये करो फ्लफी बनाने के लिए, ठीक है, चीजों को। और क्या बोलते हैं भाई, इसका एक और पर्पज है कि फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है इसका, बस। और कुछ इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, और सीधा टार्टरिक एसिड तो पूछ ही लेते हैं वो लोग। ओके, अब यहाँ पे एक दो चीजें और पूछी जाती है। हाँ, इसके यूजेस तो चलो, यूजेस तो यही 2-3 पूछते हैं वो लोग कि बेकिंग पाउडर का, बेकिंग सोडा का क्या यूज है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं वॉशिंग सोडा से रिलेटेड। अब आपको वॉशिंग सोडा बताया था, तो वॉशिंग सोडा से रिलेटेड एक क्वेश्चन लोग पूछते हैं यहाँ पे। देखिए उसका यूज ये लोग बोलते हैं कि कहाँ कहाँ, तो पहली बात भाई उसका यूज होता है हमारे सोप इंडस्ट्री में, ये तो सबको दुनिया जानती है। वॉशिंग सोडा तो कहाँ ही होगा, ग्लास में, ग्लास इंडस्ट्री बनाने, ग्लास बनाने में यूज किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ठीक है। इसका यूज होता है बोरेक्स बनाने में, बोरेक्स इज एंटीसेप्टिक, बोरेक्स बनाने में यूज किया जाता है। साथ ही साथ परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कंपोनेंट है जिसका नाम है कॉपर सल्फेट, ये तो अभी क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों में। एक और कंपोनेंट आपका कॉपर सल्फेट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, एक्चुअली कॉपर का ब्लू कलर होता है, तो जो कॉपर सल्फेट होगा CuSO4, तो उसका भी ब्लू कलर होता है। अगर इसके अंदर वाटर आप ऐड कर देते हो, वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स इसके अंदर एडेड रहते हैं, उसको आप बोलते हो ब्लू विट्रॉयल, कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉयल, ठीक है। ये भी कभी कभी नाम पूछा गया है। चलिए और कुछ यहाँ पे, बाकी तो यहाँ पे कुछ और नहीं है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ये लोग क्वेश्चन यहाँ से भी उठा के देते हैं। इफ यू हैव अ टू सॉल्यूशन A and B, द pH ऑफ अ सॉल्यूशन A, जरा इसको मैं मिटा दूं, द pH ऑफ अ सॉल्यूशन A is 6 and the pH of solution B is 8, which solution has more hydrogen ion। देखिए अगर जब जो एसिडिक कंटेंट होगा उसके अंदर आपको H+ आयंस ज्यादा मिलेंगे, और जो बेसिक होगा उसके अंदर OH- ज्यादा मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे जो 6 है उसके अंदर आपको ज्यादा H+ आयंस मिलने वाले हैं, और 8 जो है उसके अंदर आपको कम मिलने वाले हैं, और उसके अंदर मोर यू विल गेट द मोर OH- आयन। आपको pH पता होगा, pH जिसके अंदर भाई 7 इज ए न्यूट्रल हियर, ओके। और जैसे भी अगर उसके आप राइट साइड, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होते हो, एसिडिक साइड है, राइट साइड उसका बेसिक साइड है। चलो, व्हाट इफेक्ट डज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एक्वस आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। अगर ज्यादा रहेंगे तो मोर एसिडिक होगा, कम रहेंगे तो लेस एसिडिक होगा, सिंपल सी बात है। डू बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H+ आयन, डेफिनेटली उनके पास भी H+ आयंस होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं, उनके पास OH- आयन ज्यादा होता है, और एसिडिक सॉल्यूशन भी H+ ज्यादा होता है, OH- कम होते हैं वहां पे। Under what soil condition do you think farmer would treat the soil of his field with a quicklime। देखिए एक क्वेश्चन बहुत बार पूछेंगे, क्या क्या ऐड कर सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या चॉक, कैल्शियम कार्बोनेट, ये तीनों चीजें वो ऐड कर सकता है, बिकॉज तीनों का नेचर यहाँ पे बेसिक है। कब ऐड करेगा,
जब आपका सॉइल जो है वो एसिडिक कंटेंट हो जाएगा, उसके ज़्यादा एसिडिटी हो जाएगी, एसिडिक नेचर हो जाएगा सॉइल का, तब जाके हमारा फार्मर इसको ऐड करता है। कभी कभी जिप्सम भी ऐड किया जाता है उसके अंदर, जिप्सम का नेचर भी आपको बेसिक ही मिलता है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और आपसे पूछा जाता है कि जो टूथ इनेमल होता है हमारा, वो वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वो किससे बना होता है? वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। हमारी बोन्स भी बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम फॉस्फेट। वैसे वो पानी लगने से नहीं गलता है, लेकिन जब उसके अंदर पीएच, जब उसका पीएच लेवल, जब हम खाते पीते रहते हैं ना और दांत साफ नहीं होता है, तो उसकी वजह से बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल एक्शन क्या होता है कि उसका पीएच लेवल उसका एसिडिक हो जाता है, और 5.5 से कम हो जाएगा तो सड़ना चालू हो जाता है फिर। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है कि भाई टूथ एनिमल किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। और कुछ यहाँ पे एक दो चीजें और लिख लो जरा। सलाइवा, सलाइवा का जो पीएच होता है, सलाइवा का जो पीएच होता है बिफोर मील, खाने से पहले अराउंड 7 और 7.4 के बीच में होता है, और खाने के बाद, मतलब ये बिफोर मील है, ये बिफोर मील है, और खाने के बाद आफ्टर फूड आप लिख सकते हो यहाँ पे, थोड़ा एसिडिक हो जाता है वो। एसिडिक में कितना है एसिडिक भैया? वो 5.5 और 5.8 के बीच में चला जाता है। ठीक है, लेमन जूस का कितना होता है? 2.2 होता है, ये बात आप दिमाग में रखेंगे। गैस्ट्रिक जूस का कितना होता है जो हमारी स्टमक के अंदर रिलीज होता है, HCl, उसका होता है 1.2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है। कैरेट जूस 3.20 लिख लो, कैरेट जूस, कैरेट जूस, कैरेट जूस आपका एसिडिक होता है, 3.0 लिख लो उसको। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो होता है वो तो भाई जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है वो 14 तक चला जाता है अबाउट। ठीक है, और एक और क्वेश्चन हमने किया था कि वेनस, जो हमारा वेनस जो अपना ये है प्लेनेट है, वहां पे आपको कौन सा एसिडिक मतलब क्लाउड्स उसके मिलते हैं, कौन से एसिडिक कौन से एसिड के क्लाउड मिलते हैं? तो मिलते हैं आपको सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स, व्हाइट और येलोइश कलर के। ये सब ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, लेकिन सोचा रिवाइज करा दूं मैं आपको। ठीक है, अच्छा, एसिड, कोई नॉर्मल रेन को आप एसिड रेन कब बोलोगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, जो आपका नॉर्मल रेन होता है उसका पीएच होता है अबाउट 7 to 8 के बीच में ले लो आप, आपको मतलब 8 तो ज्यादा बोल दिया मैंने, बट 7 और 7.5 के बीच में आपको नॉर्मल रेन का पीएच मिलता है। लेकिन जैसे ही वो 5.6 से नीचे चला जाए, 5.6 से नीचे चला जाए, उसको आप एसिडिक रेन कहते हो। ठीक है, और निट्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से आपको पता है एसिड रेन बनता है, ये बात तो आप जानते हो। ठीक है, चलिए, there is no atmosphere on the moon because, मतलब देखो यहाँ पे यार कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, बिकॉज सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस मॉलिक्यूल होते हैं, उनकी एस्केप वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब एस्केप वेलोसिटी कहने का मतलब है कि वो जल्दी एस्केप हो जाता है। सिंपल सी बात तो ये है, बिकॉज बहुत वीक ग्रेविटी वहाँ पे, और उतनी अच्छी ग्रेविटी नहीं है कि वो गैस मॉलिक्यूल को होल्ड कर सके अपने सरफेस पे, तो उसकी वजह से गैस मॉलिक्यूल बहुत इजीली वहां पे एस्केप हो जाते हैं। सो दैट्स वाई डी इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, बाकी यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पढ़ने की उतना जरूरत नहीं, एग्जाम में बहुत कम आता है। सो सिर्फ इतना दिमाग में रखो कि वहाँ की क्या बोलते हैं, ग्रेविटी वहाँ पे बहुत ही कम है, और बिकॉज ऑफ दैट इट कैन नॉट एबल टू होल्ड द गैस मॉलिक्यूल, दैट्स वाई गैस मॉलिक्यूल इजिली एस्केप। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और बिकॉज ऑफ दैट लाइक एनी ऑफ द मॉलिक्यूल यू नो कि वो स्केप नहीं कर पाते उसको। ठीक है, चलिए, आई थिंक रिपीट हो गया। व्हेन आइस मेल्ट, जब आइस मेल्ट होगा तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा डिक्रीज होता है। आपको ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, बिकॉज ऑल्दो उसका मास सेम रहेगा। दिमाग में ये भी रखना है कि वॉल्यूम तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन मास रिमेन सेम। अब ऐसा क्यों होता है भैया? क्योंकि देखने को मिलता है कि भाई आइस जब होता है, जब आइस मतलब सॉलिड फॉर्म में होता है एक तरह से, तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करके रखता है, बिकॉज इट्स लेस डेंसर। ओके, तो जैसे ही वो क्या बोलते हैं, अभी हाँ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आइस ज़्यादा डेंस है या फिर वाटर ज़्यादा डेंस है? तो सिंपल से रखना भाई, आइस यहाँ पे आपको कम डेंस मिलेगा एज कम्पेयर टू द वाटर। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी आएगा कि चलो ये इतना ही आता है इसके ऊपर, तो वैसे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। तो जब मेल्ट होगा तो भाई अगेन ऑफकोर्स ही बात है कि इतने में था, उसने ऑक्यूपाई कर रखा था, भले एक्सपैंड हो रखा था कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, लेकिन जैसे ही भाई वो मेल्ट होगा तो सिकुड़ जाएगा, कम में आ जाएगा वो, तो इसलिए उसका वॉल्यूम यहाँ पे डिक्रीज होता है। जब वो कॉम्पैक्ट में आएगा तो ऑफकोर्स ही बात है एक्सपैंड होता है। देखिए, जब आइस बनता है वो तो एक्सपैंड होता है, और जैसे ही वो मेल्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए,
हीलियम इज प्रेफर्ड टू हाइड्रोजन इन एयर बलून बिकॉज चीपर, और ये छोड़ दो। रीजन यहाँ पे क्या है कि हीलियम यहाँ पे इनर्ट गैस है एक, तो हीलियम यहाँ पे रिएक्ट नहीं करता है, हीलियम का एक्सप्लोजिव नेचर नहीं है एज कंपेयर टू दैट हाइड्रोजन का काफी एक्सप्लोजिव नेचर है, हाईली फ्लेमेबल है वो, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा भाई मतलब ना आग उग लगने के चांसेस होते हैं, वेयर एज हीलियम के ऐसे चांसेस है नहीं, दैट्स वाई हीलियम इज प्रेफर्ड ओवर द हाइड्रोजन इन द एयर बलून। इस एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि एयर बलून के अंदर कौन सी गैस यूज होती है, ये भी एक उल्टा क्वेश्चन पूछा गया, तो दैट इज हीलियम। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर यहाँ पे डी होगा। अब यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। नॉटिकल माइल, ये तो आपको पता है। एमस्ट्रॉन्ग, यूनिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट ईयर। देखिए लाइट ईयर पहली बात गलत है, बिकॉज लाइट यहाँ पे डिस्टेंस की यूनिट है, ना कि यहाँ पे लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ टाइम। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ, इट्स अ रिपीटेड नेचर, तो लाइट ईयर इज नॉट अ यूनिट ऑफ द टाइम, इट इज अ यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। अब यहाँ पे नॉट आपको पता है, शिप जब चलते हैं ना तो शिप की स्पीड हम नॉट में मेजर करते हैं। ठीक है, और नॉटिकल माइल आपको जानते हैं, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। और एंगस्ट्रॉन्ग आपको पता है वेवलेंथ का होता है, या फिर आप वेवलेंथ ऑफ द लाइट बोल दो, या फिर आप एक तरह से डिस्टेंस के लिए प्रेफर किया जाता है, एक तरह से वेवलेंथ हम डिस्टेंस के लिए मेजर करते हैं, तो वेवलेंथ इसके लिए भी जाता है। चलिए, द मिरर विच इज यूज्ड इन द सर्च लाइट, यहाँ पे देखो जरा फोकस करो उस वर्ड्स पे, डेंसेस्ट मिरर। अच्छा, और कुछ देखो, जहां पे भी आपको फोकस करने की बात है, किसकी करने की बात है, फोकस करने की बात है एक जगह पे, फोकस मतलब अब यहां पे क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। अब यहां पे एक और चीज निकालो, कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है, कन्वर्जिंग मिरर आपको मिलेगा कॉनकेव मिरर। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है, सोलार फर्नेस में कौन सा मिरर यूज होता है, तो सोलार फर्नेस में भी आपको सनलाइट को एक जगह पे कन्वर्ज करना होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे चारों तरफ हमें नहीं चाहिए, तो दैट्स वाई कन्वर्ज करने का काम यहाँ पे कर रहा है कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का क्या काम होता है, डिस्टेंट वाली जो चीजें होती हैं उसको फ्रेम में लाना होता है, इसलिए जो साइड व्यू मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। और अब इसको जब अपोजिट कर देते हो, लेंस की बात करते हो, तो जो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग होता है, और कॉनकेव लेंस होता है डाइवर्जिंग। ठीक है, और मायोपिक आई में कौन सा यूज होता है, जिसको मायोपिया है उसको ठीक करना है, उसके लिए यूज होता है कॉनकेव, और जो हाइपरमेट्रोपिया में यूज होता है दैट इज कॉन्वेक्स। ठीक है, चलिए ये पढ़ लीजिए आप आराम से इसको। ठीक है, चलिए, और कुछ यहां पे तो नहीं मिलेगा आपको। टू हियर अ क्लियर एको, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द ऑब्जर्वर शुड बी। देखो आपको कायदे से बताओ तो इसका आंसर आपको नियर अबाउट 17 मिलेगा। अब बोलोगे भाई नियर अबाउट 17 क्यों बोल रहा हूं मैं, आपको एनसीईआरटी में 17.2 मिलेगा, यहां पे 16.5 है। क्या होता है कि डिपेंड करता है कि आपने स्पीड ऑफ द साउंड कितना लिया है, कहीं पे लेते हैं 340 मीटर पर सेकंड, कहीं पे लेते हैं 344 मीटर पर सेकंड, कहीं पे लेते हैं 342 मीटर पर सेकंड, तो डिपेंड करता है कि आप कितना ले रहे हो और कितने देर में इको हो रहा है। अब 0.1 सेकंड में इको हो रहा है कि 0.3 सेकंड में इको हो रहा है कि 0.5 में इको हो रहा है, डिपेंड करता है उसके ऊपर भी। ठीक है, तो यहां पे नियर अबाउट इन्होंने, हम इसी को मार्क करेंगे। अगर इन्होंने 16.5 17 इस तरह के दिया होता तो कंफ्यूजन क्रिएट होता, इनको भी पता था कि उस तरह के नहीं दे सकते हैं, बिकॉज इसका एक एग्जैक्ट आंसर नहीं है कुछ। ठीक है, अब देखो एको क्या होता है कि आपका आवाज वापस रिटर्न आती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, इको इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। तो जैसे अभी यहां से आपने चिल्लाया, यहां पे आवाज गई, ये देखो ये ऑब्जेक्ट यहां से टकराई वापस आई, तो पहले गई भी तो थी, तो डी ट्रेवल किया, तो उसने वापस आके भी डी ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 2d उसने ट्रेवल किया। ठीक है, अब यहां पे जरा इसको मैं मिटा दूं ये सब चीजें, चलो जरा थोड़ा कुछ कर लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे क्या निकालना है यहां पे भाई, मुझे डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस मेरा 2d है, क्या होगा स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड कितना लेते हो, अब डिपेंड करता है स्पीड कितना लेते हो, अगर 340 लेते हो, टाइम अगर 0.1 सेकंड लेते हो आप, तो क्या मिलेगा आपको 34 मिलेगा आपको, और यहां पे डिवाइड करो 2 से तो 17 मिल जाएगा आपको। डिपेंड करता है कि आपने स्पीड ऑफ द साउंड कितना लिया। अब यहां पे कितना लिया होगा इन्होंने, जब 16.5 आ रहा है तो जरूर यहां पे इन्होंने कितना लिया होगा, 33 यहां पे कुछ रहा होगा। ठीक है, तो इन्होंने 330 लिया होगा यहां पे, तो डिपेंड करता है। जनरली हम 0.1 सेकंड को रेफर करते हैं यहां पे, सो दैट्स वाई। तो इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि भाई 17 है कहीं 17.2, नियर अबाउट 17 आपको दिख जाएगा तो प्रेफर करना उसको, वो क्वेश्चन बनाने वाले को भी समझ है उसकी कि क्या दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से नहीं देंगे वो लोग कि आपको कुछ फालतू ही देंगे, तो मीटर में बस दिमाग में रखना, फीट टू मत जाना। ठीक है, चलिए
अब एनसीईआरटी क्या कहती है, देखो एनसीईआरटी यहाँ पे बात करती है भैया कि 344 मीटर पर सेकेंड उन्होंने स्टैंडर्ड लिया है। अब कहीं कहीं 340 भी लेते हैं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। 0.1 सेकेंड एटलीस्ट आपका आवाज वापस से आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो वही उन्होंने 17.2 यहां पे लिया है एट नॉर्मल टेम्परेचर। टेम्परेचर भी वेरी करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके। ओके, देखो अब यहाँ पे रोलिंग ऑफ द थंडर इज ड्यू टू द सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड फ्रॉम द नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन सर्विस सच एज द क्लाउड एंड द। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जो थंडर हमें आवाज आता है ना, मल्टीपल टाइम में आवाज हो जाती है, वो किसकी वजह से होता है, इको होता है, बस ये दिमाग में रखना। वैसे चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे इन्होंने 3 सेकंड का कंडीशन दे दिया, ठीक है। तो वहां पे आप मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेना टाइम के अंदर, तो वही डिपेंड करता है कि कितनी देर में आवाज आई है, बस ये दिमाग में रखना आपको। रिवर्बरेशन क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, आवाज आए जा रही, जैसे आप बोलते हैं ना हेलो 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 ऐसा, ओ दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन, ठीक है। अब रिवर्बरेशन को रोकने के लिए जब कोई हॉल होता है ना, तो उसके अंदर कंसिस्टेंट मतलब परसिस्टेंट होती है आवाज, मतलब बार बार आवाज आती रहती है, उसको रोकने के लिए बहुत सारे ना ऐसे साउंड एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं, ठीक है। एक्सेसिव रिवर्बरेशन को, जैसे बड़ा हॉल है, कोई भी देखोगे आपको बोलते हैं ना आवाज इको हो रही, तो आवाज इको नहीं होती, रिवर्बरेट होती है, बार बार वही आवाज आ रही होती है। बहुत सारे ऑडिटोरियम मैंने देखे हैं जहां पे आवाज क्लियर नहीं आती, माइक लगा तो आवाज फटने लगती है। ये द स्कूल आई हैव वर्कड देयर, वहां पे भी यही प्रॉब्लम था, ठीक है। तो बाद में उन्होंने साउंड ऑब्जर्वर्स काफी ज्यादा वहां पे लगाए, तो उसको ठीक हुआ, ठीक है। जैसे फाइबर बोर्ड लगाया उन्होंने, रफ प्लास्टर ये सब उन्होंने, ड्रेपरी, ये क्यों लगाया, जिससे कि साउंड को ऑब्जॉर्व कर लिया जाए। हॉल्स में भी यही सब किया जाता है, जिससे कि ऑब्जॉर्व कर लिया जाए साउंड को, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अब सोर्स ऑफ द साउंड मल्टीपल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे हॉल को कर्व किया जाता है ना, मल्टीपल। ये भी क्वेश्चन बताया कि हॉल को भाई कर्व किया जाता है, जिससे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं उसके। ओके, अभी हाउ व्हाई आर द सीलिंग ऑफ द कंसर्ट हॉल कर्व्ड, जिससे कि भाई आवाज सब तक पहुंच पाए, ये रीजन एक और होता है इसके पीछे। चलिए, अब अगला क्वेश्चन, द हार्ट वाइब्रेटेड द इंफ्रासोनिक। हाँ भाई, हार्ट इंफ्रासोनिक। अच्छा, एक क्वेश्चन एक और आता है कि इंफ्रासोनिक जो साउंड होता है उसका मेजरमेंट क्या है। अच्छा, हम जो नॉर्मल साउंड सुनते हैं उसका साउंड का मेजरमेंट क्या है, तो देखिए नॉर्मल साउंड का क्या है हमारा, मतलब रेंज जो है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक है, ठीक है। 2000 हर्ट्ज लिखते हैं इसको, ये इसका रेंज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हार्ट वाइब्रेटेड है इंफ्रासोनिक, बिल्कुल सही बात है। 20 हर्ट्ज से नीचे रहा तो दैट इज इंफ्रासोनिक, 20 किलो हर्ट्ज से रहा तो सीधा सुपरसोनिक हो जाता है, ठीक है। द स्पीड ऑफ द साउंड, ये तो सही है, द स्पीड ऑफ द साउंड इज मोर इन द गैस, नहीं, स्पीड ऑफ द साउंड होती है सॉलिड में ज्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम, गैस में उससे भी कम। तो कट करिए, मैच नंबर देखिए, 1 मैच नंबर इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द साउंड। जब आप एयरक्राफ्ट की स्पीड पढ़ते होंगे तो 1 मैक 2 मैक ऐसे लिखा होता है। अल्ट्रासाउंड हैव अ फ्रीक्वेंसी मोर देन, यस, अल्ट्रासाउंड किससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें कोई डाउट यहाँ पे नहीं है। यहां तक कि जो हमारे जो ये होते हैं क्या बोलते हैं, बैट, पोर्पोइज, डॉल्फिन, ये अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये बात दिमाग में रखिए। यहां तक कि बैट जो होते हैं वो इसके थ्रू खेलते हैं, अपने अल्ट्रासाउंड के थ्रू, दे प्ले द गेम्स विद द अल्ट्रासाउंड, ठीक है। ये दिमाग में रखना बात आपको। और नाइनोज होते हैं, राइनोज इंफ्रासाउंड यूज करते हैं, मतलब वो 5 हर्ट्ज से भी कम की आवाज यूज करते हैं। वेल्स, एलिफेंट, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है कि इंफ्रासाउंड कौन कौन से यहाँ पे जानवर यूज करते हैं, तो इंफ्रासाउंड यूज करने वाले राइनोज हैं, उसके बाद हमारे एलिफेंट हैं, वेल्स हैं, ठीक है, वेल है। और अल्ट्रासाउंड तो आपको पता ही रहेगा, वैट तो यहाँ पे सबसे बड़ा एग्जांपल है, पोर्पोइज है, पोर्पोइज उसे बचने के लिए करता है, ठीक है। और रैट हो गया, रैट, पोर्पोइज, बैट, रैट बैट दिमाग में रखना है एक ही साथ। डॉल्फिन्स इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही, चौथा सही है। चलिए, अच्छा, अल्ट्रासाउंड के एप्लीकेशंस बहुत है। सबसे अच्छा एप्लीकेशन आपको एग्जाम में पूछा गया था, मुझे याद है, सोनार का एक बार उन्होंने पूछा था कि सोनार के अंदर हम कौन सा साउंड यूज करते हैं। सोनार आपको पता होगा कि यूज करने के लिए किया जाता है क्योंकि ऑब्स्टिकल तो नहीं है शिप के रास्ते में। ओके, उसका फॉर्मूला भी होता है 2d इक्वल टू v इंटू टी। वी मतलब स्पीड ऑफ द, जिस स्पीड से आपने साउंड को भेजा था, जितनी देर में आया वो, और डिस्टेंस वो डबल ट्रैवल करेगा ना। जैसे आप यहां से नीचे भेज रहे हैं, यहां से टकराया तो वापस भी तो आएगा, तो 2d उसने ट्रैवल किया, 2 मतलब डबल ऑफ द डिस्टेंस। ओके, तो हमें पता चलता है कितना दूरी पे है, क्या है। अब यहाँ पे सोनार का आपको फुल फॉर्म पूछते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। प्लीज दिमाग में रखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड इसके अंदर यूज किया जाता है। उसके बाद इकोकार्डियोग्राफी में यूज किया जाता है, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है ना आपका, उसके अंदर और कुछ, जिसके अंदर आपको इमेज पता कर लेते हैं भाई, डॉक्टर इंटरनल इमेज पता करते हैं ना कि भाई कैसा है, अल्ट्रासाउंड करते हैं, और किडनी उडनी स्टोन चेक करते हैं, जो भी उनको करना होता है। ओके,
वीमेन के अंदर भी अल्ट्रासोनोग्राफी यूज किया था, फीटस का साइज चेक करने के लिए प्रेगनेंसी के टाइम पे भी यूज किया जाता है। तो कोई अबनॉर्मलिटीज तो नहीं है उसके अंदर, तो उस टाइप के जो टेस्ट होते हैं अल्ट्रासाउंड से ही किए जाते हैं। चलिए, यहां तक कि वॉल्स के अंदर क्रैक्स अगर चेक करना हो तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू किया जाता है, क्योंकि जहां पे क्रैक रहता है वहां से साउंड फिर रिफ्लेक्ट आ जाता है, मतलब वापस आ जाता है। इससे पता चलता है कि उसके अंदर क्रैक है, नहीं होता है तो पास कर देता है पूरा। ये चीज यहाँ पे आपको दिमाग में रखनी है। स्टेथोस्कोप तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड नहीं होता, बट स्टेथोस्कोप में भी हम साउंड की इको यूज करते हैं। स्टेथोस्कोप के अंदर इको वाला फंक्शन यूज करते हैं उसका। ठीक है, चलिए ये तो आप पढ़ लेना आराम से इसको। व्हाट इज वही तो चलिए, व्हाट इज इंफ्रासाउंड अल्फा। हाँ देखो, यहां से जब वो लोग क्वेश्चन देने लगते हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे यहां से उन्होंने एक क्वेश्चन सीधा बनाया हुआ है, द माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड वेव टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है भैया, तभी क्वेश्चन क्या देंगे वो लोग कि माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और उसके बाद एम्पलीफायर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। और स्पीकर क्या करता है भैया, स्पीकर कन्वर्ट द एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिक सिग्नल टू द साउंड। सिंपल, यही चीज उन्होंने दी है यहाँ पे। देखो अब खुद देख लो एक क्वेश्चन, माइक्रोफोन कन्वर्ट द साउंड टू मैकेनिकल सिग्नल, नहीं साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। स्पीकर कन्वर्ट मैकेनिकल नहीं, इलेक्ट्रिकल टू साउंड। तो ठीक है, 2 और 4 है। आपको नहीं लग रहा है ये उन्होंने यहीं से दिया है, ये लोग क्वेश्चन यहीं से बनाते हैं। ये सीडीएस का क्वेश्चन है, सीडीएस 2023 का, बहुत दूर नहीं है, इसलिए बोलता हूं बहुत इंपॉर्टेंट। 2 और 4 इज द राइट आंसर। साउंड एंड लाइट वेव बताओ यार, साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जिसके अंदर द पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होता है इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द साउंड। ठीक है, या वेव। लाइट वेव में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर नीचे ऐसे प्रोपोगेट होते हैं, मतलब दे आर इन द दिस 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। तो यहाँ पे लाइट वेव इज अ ट्रांसवर्स और साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो दैट इज द राइट आंसर। चलिए पढ़ लीजिएगा, इसको सब चीजें मैंने डिटेल यहाँ पे डाल दी है। फ्यूज वायर, देखिए फ्यूज वायर का कंसेप्ट यहाँ पे देखा, बात करते हैं भैया। देखिए फ्यूज पे ऐसे एक्चुअली यूज क्यों किया जाता है, फ्यूज का पर्पस यहाँ पे यूज करने का जिससे कि हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट को बचाया जा सके, करेक्ट। तो यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है, क्योंकि जब भी तो मेल्ट होगा ना फटक से। यहाँ पे एक प्रिंसिपल हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, उस पर काम करता है वो। देखिए कभी भी हीटअप हो जाएगा ज्यादा और ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास हो गया तो क्या करेगा, फ्यूज मेल्ट हो जाएगा तुरंत। और हाई रेजिस्टिविटी क्यों, क्योंकि तुरंत जैसे ही उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी वो मेल्ट होना चालू हो जाएगा। दैट्स व्हाई हाई रेजिस्टेंस विद लो मेल्टिंग पॉइंट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ये तो आप पढ़ लेना आराम से, आपके लिए दिया। इसमें ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। जो ये फॉर्मूला का भी और समझा दूंगा मैं, क्वेश्चन यहां से जो आते हैं, कौन कौन सी चीजें यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करते हैं। जैसे कि आपका टोस्टर, टोस्टर में क्या होता है, वो हीट होता है ना, आपने देखा होगा उसके अंदर, आप देखिए तो जो कॉइल होती है वो हीट होती है। इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक हीटर, लॉन्ड्री आयरन, ये सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट पे काम करते हैं, जिसके अंदर वो एक्सेसिव वायर वैसी होती है, उसका एलॉयज यूज किए जाते हैं वहां पे, नाइक्रोम एलॉय यूज किए जाते हैं वहां पे, नाइक्रोम यूज किया जाता है वहां पे, डिफरेंट एलॉयज यूज किया जाते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत, जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। ठीक है, चलिए टंगस्टन, टंगस्टन भी उसी प्रिंसिपल पे काम करता है यहाँ पे। तो इसके ऊपर बहुत बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके अंदर जो स्विच है अपना, क्या बोलते हैं, आपको मैंने बताया फ्यूज, वो भी उसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि जैसे ही वो गर्म होगा मेल्ट हो जाएगा, बचाने के लिए, पूरे सर्किट को बचाने के लिए। ठीक है, चलिए तो उसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है I²RT, I²R। देखिए I²R होता है पावर, और कितने देर में हीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो द कंजम्पशन ऑफ पावर विथ टाइम, इसको बोलते हैं भाई जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। कितना पावर, जैसे आपका फैन भी देख लीजिए, फैन जब लंबे टाइम तक चलेगा तो गर्म हवा देने लगता है। एक तो पहली बात, चलो मैं आउटसाइड भी यहाँ पे आउटर सर्कमस्टांसेस को भी एक्सेप्ट करता हूँ यहाँ पे, लेकिन मोटर भी हीट होने लगता है। कोई भी चीज को जैसे आपका, मतलब ऑब्वियसली आप देखोगे कि जितने भी आपके डिवाइसेस हैं वो हीटिंग इफेक्ट पे काम करते ही करते हैं, क्योंकि अगर एक्सेसिव हीटिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएंगे भाई, वो स्टॉप हो जाते हैं। ये भी आपने देखा होगा, मोबाइल भी आपका काम करता है, आपने बहुत लंबे टाइम तक चार्ज में लगा रखा है, एक्सेसिव हीट होने लगता हो कभी कभी। ठीक है, तो यस इट डज। तो इसलिए हमें उसका ऑप्टिमल, आजकल तो भाई क्या बोलते हैं, वैसे आ गए एप्लीकेशन अप्लायंसेस की जो भाई एक्सेस हीट को वो कर सके, निकाल सके। अदरवाइज कुछ तो उसी प्रिंसिपल में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा। अभी देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछते हैं, बल्ब आर यूजुअली फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इन द फिलामेंट टू इंक्रीज द, ये बहुत बार क्वेश्चन ऐसे उठा के दे देते रहो यहाँ से कि कौन सा गैस को हम यहाँ पे फिलामेंट में यूज करते हैं, बल्ब फिलामेंट में यूज करते हैं, आर्गन गैस को यूज करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा। ठीक है,
तो यहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन थोड़ा पढ़ते रहिए, ये सब चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। और कोशिश यही कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आपका कंटेंट खत्म करो मैं साइंस का। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये 30-35 मिनट के वीडियोस रहेंगे और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, टॉपिक्स रहेंगे, उसको रिवीजन रहेगा, ये सब हम करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।